मुझे आज प्रदेश में 10 साल पूरे हो गए थे और मैं घर वापस नहीं गया। रात को मैं अपने वालिदैन की तस्वीरें देख रहा था जिस दिन मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। तब उनके बाल काले थे, तब वो जवान थे, फिट थे। लेकिन कल जो मैंने दोबारा तस्वीरें मंगवाई घर से अपने वालिदैन की, बहन भाइयों की, तो उसमें मुझे मेरी वालिदा की तस्वीर नज़र नहीं आई। मैंने जब अब्बू से पूछा कि अम्मी की तस्वीर नहीं मिली, मुझे मेरे अब्बू ने कोई 2 साल पुरानी तस्वीर भेज दी और कहने लगे कि वो आपके मामू के घर गई है। मुझे शक हो गया कि कोई बात है जो मुझसे छुपा रहे हैं। मैंने वापसी की टिकट करवाई, एयरपोर्ट पहुंचकर घर कॉल की कि मुझे ले जाओ। मैं लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूं। सब बहन भाई और अब्बू मुझे रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन मुझे हैरत तब हुई तब अम्मी की हूबहू शक्ल की औरत एयरपोर्ट के मेन गेट पर लोगों से भीख मांग रही थी। अम्मी मुझे रिसीव करने भी नहीं आई। मैंने हैरत से पूछा, अम्मी नहीं आई? फिर भाई और अब्बू कहते हैं वो हमारे लिए खाना बना रही है। वालिद साहब की तरफ थोड़ा गौर किया तो अब्बू के बाल सफ़ेद नजर आए। उनके जिस्म की वो वाली फिटनेस नहीं थी। मेरा छोटा भाई जो मेरे जाने से 6 महीने बाद पैदा हुआ था, अब वो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन मैं उसके साथ हाथ तक नहीं मिला सका, सिर्फ कैमरे की हाथ तक देख लेता था। तो आज 10 साल बाद मैं वापस घर आया, मेरे जहन में दोस्त का वो वाला वाकया याद आने लगा। मैं अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था जब मैं सऊदीया था और वो घर छुट्टी आ गया था, जो मेरे साथ तकरीबन 5 साल रहा बैरून मुल्क। वो बता रहा था कि मैं सबसे बड़ा भाई था, मेरे ऊपर खर्चे पूरे करने का बोझ बहुत था, इसलिए मैं परदेश निकल आया। मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहनें भी स्कूल गोइंग थीं, मतलब घर काफी पैसों की जरूरत हुआ करती थी। मेरे बहन भाइयों की स्कूल की फीस अदा करनी होती थी। एक दिन मुझे एक बुरा ख्वाब नजर आया जिसमें मुझे मेरी वालदा का जनाजा नजर आया। सब रो रहे हैं, घर में मातम बिछा हुआ है। फिर अम्मी को नहलाया गया, उसको कफन पहनाया गया, फिर अम्मी का जनाजा पढ़ाया गया, फिर हम अम्मी को कब्र में दफनाने गए। वो अम्मी का आखिरी घर जहाँ हर इंसान ने जाना है। खैर, कब्र सबको नसीब भी नहीं होती। कब्र वो जगह जहाँ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया मुझे। मैं अम्मी को नीचे कब्र में उतार रहा हूँ, वही माँ जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज मैं उसे कब्र के अंधेरे में उतार रहा था। मैं अपनी माँ को कभी भी अंधेरे के स्पुर्द ना करता अगर अल्लाह का हुक्म ना होता। अम्मी को दफनाने के बाद उधर ही बैठे कब्रिस्तान में कब्र के पास अल्लाह से दुआएं कर रहे थे। आज उसे दुआओं की जरूरत थी जो हमेशा हमें दुआ दिया करती थी। खैर, करते करते मेरी आंख खुल गई। मैं खुश हुआ कि शुक्र है ख्वाब था। ख्वाब में ही मेरी आंखें रो रो कर सुर्ख लाल हो चुकी थीं और तकिया आंसुओं से भीग चुका था। मैं जल्दी से उठा, अभी सुबह की नमाज का वक्त ही था। थोड़ी देर और सो जाता तो नमाज निकल जाती। मैं जल्दी से उठा, मस्जिद की तरफ भागा। वहाँ मौलवी जूता पहनकर मस्जिद से निकलने वाले थे कि मैंने कहा, मौलवी साहेब थोड़ी देर रुको, मैं नमाज पढ़ लूं, एक मसला पूछना है आपसे। वो वापस आकर मस्जिद में बैठ गया। मैंने नमाज पढ़ी, फिर अपना ख्वाब सुनाया मौलवी साहब को। मौलवी साहब ने कहा कि यार देखो, ख्वाबों की ताबीर हर बंदे की अलग होती है। मतलब एक ही ख्वाब अगर 2 बंदों को दिखे तो दोनों की ताबीर एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि दोनों की जिंदगी के हालात मुख्तलिफ हैं, दोनों की जिंदगी के मसाइल मुख्तलिफ हैं, इसलिए ख्वाब की ताबीर भी मुख्तलिफ होगी। आप परेशान ना हो, बस जब भी रात को बुरा ख्वाब नजर आए तो उठकर बाएं तरफ 3 दफा थूक दो, यानी थू थू कर दो और ख्वाब को इग्नोर कर दो। किसी को भी ना सुनाओ। अगर किसी को अपना ख्वाब सबसे पहले सुनाया और उसने जो ताबीर आपको बता दी, फिर समझो वही ताबीर होगी आपके ख्वाब की। इसलिए ख्वाब अगर किसी को सुनाना भी हो तो जिसकी जबान अच्छी हो उसको सुनाओ, यानी कि वो बंदा जो आपका खैर खा हो और उसकी जबान से हमेशा खैर ही निकलता हो। नहीं तो कोई जरूरत नहीं किसी को अपना ख्वाब सुनाने की। कुछ ख्वाब रहमानी होते हैं, कुछ ख्वाब शैतानी होते हैं। इसका अंदाजा नहीं होता कि ये ख्वाब रहमानी था या शैतानी ख्वाब था। मौलवी साहब ने बहुत समझाया, लेकिन मेरे दिल से वहम नहीं जा रहा था। उस मौलवी साहब को दोबारा फिर मस्जिद में ही मिला कि मेरे जहन से वहम क्यों नहीं जा रहा
रहा। कहता है वहम का कोई इलाज नहीं, और दूसरी बात बताऊं तुझे कि जो गुमान रखोगे तुम्हारे साथ भी वही मामला होगा। ये सारा किस्सा मेरे दोस्त ने मुझे घर जाकर सुनाया। वो रोने लग गया कि यार जब मैं घर पहुंचा तो 4 साल हो गए थे मेरी वालदा को फौत हुए। घर वालों ने बताया तक नहीं कि आपकी वालदा फौत हो गई है। तो मुझे अचानक झटका सा लगा कि मुझे भी 2 साल हो गए हैं अपनी वालदा को देखा नहीं है। मेरी वालदा से मेरे घर वालों ने, मेरे अब्बू ने, मेरे बहन भाइयों ने बात नहीं करवाई। तो मुझे अंदर से डर सा लगा कि कहीं ऐसा मेरे साथ हो गया हुआ तो। खैर सोचते सोचते एयरपोर्ट से मैं गाड़ी में बैठ गया। तो वो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे कि हमारा बेटा, हमारा भाई 10 सालों बाद अपने घर वापस आ रहा है। लेकिन सच बताऊं कि मैं अंदर से टूटा हुआ था। मुझे वही डर था जो मेरे दोस्त के साथ हुआ था कि अम्मी की पिछले 2 सालों से मुझे नई तस्वीर नहीं आई। घर वाले पुरानी तस्वीरें भेज देते थे। कभी बहाना बना लेते कि अम्मी काम कर रही है, कभी बहाना बना लेते कि अम्मी मामू के घर गई है, कभी कह देते फलां जगह गई है। तो मैं उनकी बातें मान लेता। लेकिन जैसे ही मुझे वो वाला वाकया याद आया कि मेरे दोस्त को उनके घर वालों ने 4 साल तक नहीं बताया कि आपकी वालदा फौत हो चुकी है, मैं इसीलिए परेशान था कि कहीं ऐसा वाकया मेरे साथ भी ना हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। क्योंकि मेरी वालदा ने आखिरी दम तक जो मेरा साथ दिया, जो मेरे ख्वाब पूरे करवाए, उनके पास सिर्फ कान की बालियां बची थीं। वो मेरी खातर बेच दी थी कि मेरा बेटा सेटल हो जाए। और आज मैं सेटल तो हो गया था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं सेटल होते होते वो रिश्ता तो नहीं खो बैठा हूँ जिसके पांव तले जन्नत है। मेरा शक यकीन में बदलने लगा कि अगर अम्मी होती तो वो मुझे जरूर रिसीव करने आती। अम्मी साथ नहीं आई, मतलब कोई गड़बड़ है। चलो खैर, मैं चुप करके गाड़ी में बैठ गया कि चलो अभी नखेड़ा हो जाएगा घर पहुंचकर झूठ बोल रहे हैं या सच। सफर 20 मिनट का था एयरपोर्ट से घर, और रास्ते में मुझे नींद आ गई क्योंकि मैं थका हुआ था सफर का। मुझे ख्वाब में अम्मी आई। ख्वाब भी वही आते हैं तकरीबन जो बंदा सोच रहा होता है। ख्वाब में अम्मी ने कहा कि बेटा तुम आ गए हो। मैंने कहा अम्मी मैं तो आ गया हूँ, लेकिन तुम मुझे एयरपोर्ट से लेने नहीं आई। अम्मी कहती है अगर बेटा मुझसे मिलना है तो फिर हमारे घर से 1 किलोमीटर पहले दाएं हाथ पे एक कच्ची सड़क मुड़ती है, उस पर आ जाना। आगे सामने एक आबादी है, वो एक शहर है। उस शहर में मैंने अपना घर ले लिया है। उस घर में आ जाना, मैं आपको जरूर मिलूंगी। 5 मिनट बाद मेरी जैसे ही आंख खुली तो मैंने अपने भाई को बताया कि यार हमारे घर से पहले 1 किलोमीटर सड़क मुड़ती है जो कच्ची सड़क है, और वो नई आबादी है, एक पूरा शहर है, लेकिन वो शहर सुनसान है, उस तरफ जाना है। तो भाई कहता है यार किस तरह की बातें कर रहे हो, वो तो कब्रिस्तान है, उधर हमने क्या लेने जाना। मैंने कहा मैंने अम्मी से मिलना है। कहते हैं कब्रिस्तान में अम्मी कहाँ मिलेगी, अम्मी तो घर है। मैंने कहा नहीं, तुम लोग मुझे झूठ बोल रहे हो, ये सच नहीं है। सच वो है जो मैं कह रहा हूँ। मुझे ख्वाब में अम्मी ने सब आकर बता दिया। अभी हमारी यही जिद चल रही थी कि वो कच्ची सड़क आ गई। मैंने कहा रोको गाड़ी, आगे नहीं जाना प्लीज, कच्ची सड़क की तरफ चलो। अब्बू ने कहा चलो यार इसका शौक पूरा कर दो, ले चलो गाड़ी कब्रिस्तान की तरफ। हम 500 मीटर दूर गए होंगे तो कब्रिस्तान आ गया। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और मरियम बीबी के नाम की तख्ती ढूंढने लगा। मुझे इस नाम की तख्ती ना मिली। मैंने कहा कितने बेहिस हैं आप लोग, एक तख्ती तक नहीं लगा सके। अम्मी ने हमारी खातिर क्या कुछ नहीं किया। इसी दौरान एक आखिर वाली कब्र पर तख्ती नजर आई जिस पर लिखा था आखिरी आरामगाह मरियम बीबी। मैं रोने लगा कि यही वो मेरी अम्मी की कब्र है। आखिर मिल गई मेरी माँ मुझे। मैं कब्र पर बैठा रो रहा था। बाकी सब पीछे खड़े देख रहे थे और रो भी रहे थे। आखिर उन्होंने मुझे पकड़ा और गाड़ी में डाला कि ये ऐसे नहीं जाएगा घर। लेकिन मैं हैरान कि ये लोग मेरे साथ कर क्या रहे हैं। फिर हम घर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचे तो अम्मी सामने तंदूर पर रोटियां बना रही थी, लेकिन आवाज अम्मी की नहीं थी। मुझे शक हुआ कि अम्मी नहीं है, अम्मी वाला सुकून भी नहीं मिला मुझे।
यानी कि अंदर से अम्मी वाली फीलिंग नहीं आ रही। खैर मैंने सोचा कि अम्मी बूढ़ी हो चुकी थी, बाल सफेद थे, लेकिन मैं फिर भी खुश था कि चलो अम्मी की मोहब्बत मुझे दोबारा जीते जी मिल गई। मैं अम्मी को गले मिला, मुझे लगा जैसे दोबारा जिंदगी मिल गई मुझे। अच्छा इस तरह 3 दिन गुजारे घर पर, लेकिन अम्मी ने पुरानी यादों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। जैसे माएं कहती हैं कि बेटा इस तरह तुम छोटे से थे बकरी के बच्चे जितने, फिर मैंने आपको पाला पोसा बड़ा किया और तुम इतने बदल गए हो और बाहर चले गए हो, अब घर का खर्चा उठा रहे हो। मुझे लगता था कि अम्मी मुझे जैसे ही मिलेगी ढेर सारी बातें करेंगे हम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं अंदर ही अंदर थोड़ा कंफ्यूज था। फिर चौथे दिन मेरा कजन आया मेरे घर। उसने कुछ पूछा मेरी अम्मी से, लेकिन अम्मी ने उसे कोई हाथ का इशारा किया जो मुझे समझ न आया। मैंने मजीद गौर किया तो वो कह रहा था अम्मी घर कब आओगी। मेरी अम्मी ने उसे बताया कि बेटा तारक के अभी 40 दिन घर और हैं, ये चला जाए फिर आऊंगी। मैंने फौरन पूछा अम्मी कहाँ जाना है। अम्मी कहती है कुछ नहीं बेटा, आपकी खाला का बेटा है, मुझसे पूछ रहा है कि हमारे घर कब आओगी। मेरी बहन ने भेजा है इसे कि जाओ इसे कहो मैंने मिलना है अपनी बहन से। मैंने कहा वाह भाई, अपनी खाला को दावत दे रहे हो। मैं 10 साल बाद घर आया हूँ, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मैं भी जाऊंगा खाला को मिलने। मेरी अम्मी ने बहुत रोका कि बेटा अभी घर सुकून करो, काफी अरसे के बाद आए हो, अभी से घर से भागना शुरू कर दो, वही बचपन वाली आदतें, घर सुकून तो बिल्कुल नहीं है तुम्हें। मैं तब भी हैरान कि छोटा होता मैं तो ऐसे नहीं किया करता था, अम्मी को क्या हो गया है। चलो जी फिर अम्मी कहती है बचपन से बिगड़े हुए हो, पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी थी आपने। मैं फिर भी हैरान कि पढ़ाई भी FA तक पूरी की थी मैंने। मुझे अब शक और ज्यादा होने लगा कि अम्मी को कोई मसला है, इसीलिए एयरपोर्ट भी अम्मी को लेकर नहीं आए। मैंने पूछा अम्मी मुझे ये बताओ मुझे बचपन में आम पसंद थे या नहीं। अम्मी कहती है बच्चा तुम तो चोरी करके भी खाया करते थे, इतने आम के शौकीन थे तुम। अब मुझे कन्फर्म हो गया कि कोई मसला जरूर है। आम मैंने जिंदगी भर नहीं खाए थे। फिर मैंने अपने कजन को कहा चलो तुम्हारे घर चलते हैं। कजन कहता है तुम बाद में आ जाना, मैं घर जा रहा हूँ, जाकर आप लोगों की दावत का सामान लाता हूँ। मैंने कहा भाई छोड़ो, बस जाते हुए मिठाई ले चलेंगे, लेकिन वो ना रुका, बाइकों को किक मारी और निकल गया। मुझे अम्मी रोकती रही कि तुम्हारी खाला घर नहीं होगी, क्यों जा रहे हैं हम। मैंने कहा अब तो उधर जाकर ही सांस लेंगे। इतने हम पहुंचे ही थे घर खाला के, तो घर में कोई दावत का सामान नहीं, कोई कुछ नहीं, और कजन खाला को बाइक पर बिठाए घर आ रहा था। वो मुझे देखकर फौरन कहती है ये भाई कौन है। मैंने कहा खाला तुम मुझे नहीं पहचानती। कहती है नहीं। इतने कजन बोला कि अम्मी ये तारिक है, बाहर रहता है। वो बोली ओहो इसी का बता रहे थे तुम रास्ते में, और अब मैंने मां किसकी बनना है। कजन और मेरी अम्मी हक्का पक्का रह गए, बस उनका राज फाश हो गया था। मैंने कहा कि खाला आपने इसकी मेरे कजन की मां बनना था और मेरी खाला। वो औरत हैरान कि ये ड्रामा क्या रचा रहे हैं, जिसके लिए मुझे लेकर आया है वो खुद ही बताए जा रहा है। लगता है ये सब पागल लोग हैं। वो गुस्से से बोली मेरे कजन की तरफ मुंह करके मैं जा रही हूँ, मजाक उड़ाने के लिए नहीं हूँ मैं। मेरी माँ रोने लगी कि इतना छुपाया तुझसे फिर भी हम छुपा न सके। बेटा मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, बल्कि मैं आपकी खाला हूँ। आपकी अम्मी आज से 2 साल पहले चली गई इस दुनिया से। मैं नीचे गिर गया, ये सुनते ही बेहोश हो गया था। मेरे कजन ने एम्बुलेंस मंगवाई, अस्पताल पहुंचाया, अब्बू को कॉल कर दी कि ये मामला हो गया है। मुझे जब होश आया तो सब मेरे सामने बैठे थे। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मेरी माँ मेरे सामने बैठी थी, दुआ कर रही थी। मैं स्ट्रेचर पर पड़ा था, उठ के भागा कि अम्मी को गले लगाऊं, तो मुझे जो ड्रिप लगी हुई थी वो स्टैंड समेत ही नीचे गिर गई। अस्पताल में शोर मच गया कि मरीज उठकर भाग रहा था अस्पताल से। मैंने कहा यार नहीं, कहीं नहीं भाग रहा, अम्मी से तो मिलने दो मुझे। इतने अरसे के बाद अम्मी नजर आई है। सब कहें मुझे ये अम्मी नहीं है, हमसाई है हमारी। इतने में एक नर्स आई, उसने टीका लगाया तो मुझे फिर पता ही नहीं क्या हुआ, नींद आ गई। 2 दिन बाद होश आया तो डॉक्टर हमें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया कि मरीज को रेस्ट की जरूरत है, घर ले जाओ। गाड़ी मंगवाई, मुझे गाड़ी में बिठा लिया। अस्पताल निकलने ही लगे
تھے کہ مجھے پھر گیٹ پر امی نظر آئی جو لوگوں سے خیرات مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ تو امی ہے، امی ادھر کیا کر رہی ہے، امی کو کیا ہو گیا ہے؟ اب مجھے کسی نے نہیں روکا، مجھے گاڑی سے اترنے دیا۔ وہ عورت بھی مجھے بازو کھول کر ملی اور ہمارے ساتھ گھر آ گئی۔ میں حیران کہ ماجرا کیا ہے۔ پھر ابو نے بتایا کہ یہی آپ کی ماں ہے جس کی ذہنی حالت ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد اب یہ خود ہی گھر آ جاتی ہے، خود ہی گھر سے نکل جاتی ہے، بھوک لگے تو مانگ کر کھا لیتی ہے۔ میں نے پہلے تو سب کی ٹکا کے بےزتی کی کہ آپ لوگوں نے علاج کیوں نہیں کروایا۔ پھر امی کو ہسپتال لے گیا، مینٹل ہیلتھ کیئر اینڈ ریلیف فاؤنڈیشن میں، ادھر امی کا 1 مہینہ علاج کروایا۔ میں گھر کی ہر چیز بیچ دی لیکن امی ٹھیک ہو گئی، شکر ہے۔ ہمارے گھر خوشیاں واپس آ گئیں۔ پھر ابو نے ایک دن بیٹھ کر ساری کہانی سمجھائی کہ بیٹا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اور آپ کی ماں آپ کے جانے کے بعد ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، اس لیے ہم آپ سے چھپا رہے تھے کہ کسی طرح آپ کی چھٹی پوری ہو اور تم اسی طرح واپس چلے جاؤ۔ اب علاج ہم نے کروانا تھا جب تم پیسے بھیجتے۔ میں کہیں سوچوں میں ڈوب گیا کہ والدین کتنی قربانیاں دیتے ہیں اولاد کی خاطر، اور پردیس رہ کر ہم کتنے قیمتی رشتے کھو بیٹھتے ہیں۔ پردیس بڑے بڑے رشتے کھا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے ملک رہ کر ہی کمانا چاہیے اور رشتوں کی کیئر کرنی چاہیے۔ تھوڑا کماؤ لیکن عزت کا کماؤ۔ پیسے کی لالچ بندے کو تباہ کر دیتی ہے۔ اب ہم سب گھر خوش تھے اور میں نے واپس جانے کا فیصلہ رد کر دیا تھا۔